हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। जीएस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और भूगोल की आज की कक्षा में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक महासागरीय धाराएं, दूसरा एल नीनो, तीसरा ला नीना और चौथा टॉपिक होगा पश्चिमी विक्षोभ। और फ्रेंड्स, इन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इन चारों टॉपिक्स पर आधारित टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। देखो, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। धाराएं अर्थात नदी जैसे पानी बहना। इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, समुद्र के जल का किसी निश्चित दिशा में लगातार बहना महासागरीय धाराएं कहलाता है। और ये जल की नदियां जैसी होती हैं। समुद्र के ऊपर नदियों के जैसे पानी बहता है। इस नदियों के जैसे बहते हुए पानी को ही महासागरीय धाराएं कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि महासागरीय धाराएं पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको हमारी जो विश्व के प्रमुख ओशियन है उनसे आपका परिचय करा दूं। देखो, ये हमारे सामने है वर्ल्ड ग्लोब। इस पर हमें देखना है कि विश्व के प्रमुख 5 महासागर कौन-कौन से हैं, ताकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। और ये बहुत बड़ी भूमि पर फैला हुआ है। देखो, यहाँ पर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है और इधर ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो पहला महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि धरती का जो कुल पानी है, धरती के कुल पानी का लगभग 46% पानी इस अकेले प्रशांत महासागर में रहता है। बात करें दूसरे नंबर के महासागर की, देखो दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन आता है, जो कि आपके सामने है। देखो, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, अर्थात अटलांटिक महासागर। इसकी बात करें तो इसमें पूरी पृथ्वी का जो पानी है लगभग 23%, 23.5% पानी पूरी पृथ्वी का इसमें है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो महासागर है वो हमारा हिंद महासागर है, जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। पूरी पृथ्वी का जो पानी है इस हिंद महासागर में लगभग 19.5 या 20% पानी, पूरी पृथ्वी का पानी इस हिंद महासागर में है। तो तीसरे नंबर का महासागर, देखो ये दूसरे नंबर का महासागर है, तीसरे नंबर का हिंद महासागर है। और बात करें चौथे महासागर की, तो चौथा महासागर है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, जिसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। ये रहा, ये हमारे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें भी लगभग पूरी धरती का जो पानी है 6% के आसपास है। और जो हमारा पांचवा महासागर है, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, जो कि आपके सामने ये रहा, इसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। और बात करें इसमें कितने परसेंट पानी पूरी पृथ्वी का है, तो इसमें 4.3% पानी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल 5 महासागर बताए। एक बार अगर मैं आपको इनकी लिस्ट बनाकर बताना चाहूं एक ब्लैंक पेज पर, क्योंकि आपसे कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखो, आपको यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से ये नाम नोट कर लेने चाहिए। पहला महासागर है प्रशांत महासागर, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। तो ये पहला महासागर है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर की बात करें तो इसके बारे में आप थोड़े से अच्छे फैक्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। प्रशांत महासागर की बात करें तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का, वो लगभग 16.87 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब आप सोच लीजिए प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है। लगभग 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर इस प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। बात करते हैं इसमें टोटल धरती का कितना पानी है। जैसे कि हमने शुरुआत में हमारी पृथ्वी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, बाकी का 29% क्षेत्रफल जो है वो स्थल एरिया है। तो इस 71 या 72% पानी का इस अकेले प्रशांत महासागर में लगभग 46.46% पानी पाया जाता है। धरती पर जितना पानी है उस कुल पानी का लगभग 47% पानी इस अकेले महासागर में पाया जाता है। तो इस प्रशांत महासागर के बारे में आपके लिए इतना फैक्ट काफी है। ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 16.87 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कुल धरातल का जो पानी है लगभग 46.6%, आधा भी कह सकते हैं।
हमारी धरती का आधा पानी लगभग इस प्रशांत महासागर में है। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरे महासागर की बात करते हैं तो दूसरा महासागर हमारे सामने आता है अटलांटिक ओशियन, जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। देखो ये जो अटलांटिक महासागर है, इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है अटलांटिक महासागर का, वो लगभग लगभग 8.51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, लगभग 8.5 करोड़ कह सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं इसमें कितना टोटल पानी है। पूरी दुनिया का जो पानी अगर हम देखें इसमें, तो लगभग 23.5% पानी इसमें पाया जाता है, लगभग प्रशांत महासागर से आधा। मैं आपको बता रहा हूँ विश्व के प्रमुख महासागर। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। क्योंकि कभी कभी आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए महासागरों को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाइए। या कभी कभी अगर पेपर ज्यादा ही टफ बना तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि, एक सेकंड फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर में कुल कितना पानी पाया जाता है। या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। उसी प्रकार जितने भी हमारे टोटल 5 महासागर हैं हमारी पृथ्वी के, मुख्य बड़े बड़े महासागर हैं, तो इन महासागरों को ही हम पढ़ना चाह रहे हैं। थोड़े थोड़े फैक्ट इनके बारे में जो हो सकते हैं वही इकट्ठा हम कर रहे हैं। तो हमने 2 महासागर देखे, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर देखा, और तीसरा हमारा हिंद महासागर, जो कि हमारे देश का नाम पर पड़ा। दुनिया का अकेला महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है हिंद महासागर, जो कि भारत देश के नाम पर पड़ा है। तो ये हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो देखते हैं हिंद महासागर में कितना पानी है और कितना इसका क्षेत्रफल है। देखो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं हिंद महासागर का। तो इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग हम कह सकते हैं 7.05 करोड़ वर्ग किलोमीटर। करोड़ वर्ग किलोमीटर हिंद महासागर का क्षेत्रफल है। इसमें कितना पानी टोटल आएगा? तो इसमें जो लगभग लगभग पानी आता है पूरी दुनिया का वो है 19.5%। पूरी दुनिया का 19.5% पानी हिंद महासागर में पाया जाता है। उसी प्रकार बात करते हैं चौथे महासागर की। चौथा महासागर आपके पास है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, जिसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, दक्षिण ध्रुवीय महासागर। क्योंकि हमारी जो धरातल है उसके दक्षिण ध्रुव पर यह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ये हमारी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग 2.19 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं इसमें कुल कितना पानी है, तो इसका जो कुल पानी है वो लगभग पूरी दुनिया का 6.1% पानी इस दक्षिणी ध्रुवीय महासागर में पाया जाता है। बात करते हैं अंतिम महासागर की, जो कि हमारे 5वें नंबर पर आता है, और वो महासागर का नाम है उत्तरी ध्रुवीय महासागर, जिसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया विश्व के 5 प्रमुख महासागर, उनका क्षेत्रफल और उनमें कितना कितना पानी पाया जाता है। देखो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 1.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े बड़े ये महासागर हैं। इसमें बात करें टोटल कितना पानी पाया जाता है, तो इसमें 4.3% पानी पूरी पृथ्वी का इस महासागर में पाया जाता है। देखो मैंने एक बार आपको पहले भी आइडिया लगवाया था कि हमारा जो देश है भारत देश, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा हमारा देश है। इसमें कितने राज्य, कितने केंद्र शासित राज्य, कितनी इसमें नदियां। तो हमारे पूरे भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग 32 पॉइंट कुछ है। सुविधा के लिए इसको हम कह देते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारे देश का क्षेत्रफल है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आप सोचिए हमारा देश कितना बड़ा हमें देखने को मिलता है। अगर आप एक कोने से दूसरे कोने पे जाएं
तो कितना बड़ा हमारा देश है। इसका क्षेत्रफल कुल 32 पॉइंट कुछ, हमने 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग कह दिया। अभी आप देखिए 32 लाख और ये करोड़ों में इनका क्षेत्रफल है महासागरों का। देखिए सबसे छोटा महासागर है उत्तर ध्रुवीय महासागर, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा महासागर है। और इसका क्षेत्रफल सबसे छोटे महासागर का 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और जो सबसे बड़ा महासागर है, जिसका हमने नाम दिया महासागर प्रशांत महासागर, उसका आप क्षेत्रफल देख लीजिए। उसका क्षेत्रफल लगभग 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े ये महासागर हैं। तो हमारे कुल महासागर 5 है। कौन कौन से हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण ध्रुवीय महासागर, और पांचवा उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं महासागरीय धाराएं। देखो एक चित्र और आपके सामने है। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। मैंने कुछ फैक्ट आपको दिया आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत मुख्य फैक्ट्स हैं। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, महासागरों का क्षेत्रफल कितना है, या कितना पानी से पाया जाता है, या कौन सा कितना बड़ा है। आरोही क्रम में बताओ यार, अवरोही क्रम में बताओ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे महासागरीय धाराएं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं, इनके उत्पन्न होने का क्या कारण है। देखो, इनके उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला कारण है पवन अर्थात वायु। जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पश्चिम जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पश्चिमी पवनें आदि जल को धकेलती हैं। मतलब व्यापारिक पवनें जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, और जो पश्चिमी पवनें होती हैं वो जल को, जो महासागर का जल होता है, उसको एक दिशा में धकेलने का काम करती है। पहला कारण है पवन। आपसे इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए कि महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो पहला कारण है पवन। दूसरा कारण है तापमान में अंतर। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो वायु है, जो पवन है, वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर संचलन होता है पवन का। उसी प्रकार जो पानी है, उसका जो जो धारा है वह भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, या उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। देखो यहाँ पर दूसरा कारण तापमान में अंतर है। जैसे हमें पता है कि भूमध्य रेखा जो है, वहां पर जो जल है वो गर्म होगा क्योंकि उच्च तापमान होता है। और जब भूमध्य रेखा का जल गर्म होगा और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर जो गर्म है, जो सॉरी पानी है, वो ठंडा है। तो अब क्या होगा, गर्म जल हल्का और ठंडा जल भारी होने से धाराएं बनती हैं। भाई गर्म जल हल्का हो जाएगा, ठंडा जल भारी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो धाराओं का निर्माण हो जाता है। तीसरा कारण है लवणता का। पानी में लवणता पाई जाती है, हमने देखा, इसलिए पानी जो है समुद्र का वो खारा होता है। तो जो अधिक लवणता वाला पानी होगा वो भारी होगा, और जो कम लवणता वाला पानी होगा वो कम होगा। तो जो भारी पानी है वो नीचे बैठेगा, और जो कम हल्का है वो ऊपर आएगा। इसके कारण भी महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। तीसरा कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल। घूर्णन बल, इसको कितने दिनों से हम पढ़ रहे हैं। इस पृथ्वी के घूर्णन को हम क्या कहते हैं, इस घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल। तो ये कोरियोलिस बल भी बहुत बड़ा कारण है महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने में। आगे चलते हैं, एक लास्ट कारण और देख लेते हैं, वो है तटीय रेखा एवं समुद्री तल का स्वरूप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि समुद्र की गहराई और आकृति, जो द्वीप होते हैं उनकी आकृति से अलग होते हैं, क्योंकि जो जो स्थल होते हैं वहां से धाराएं टकराती हैं और एक धारा का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बताया आपको कुछ कारण जिनके कारण समुद्री महासागर धाराएं उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कितने प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं। तो देखो, इनको हमने दो वर्गों में विभाजित किया। पहला तो तापमान के आधार पर इनको दो भागों में बांटा। देखो, तापमान के आधार की बात करेंगे तो गर्म धारा होती है और दूसरी ठंडी धारा होती है। गर्म धारा कहाँ मिलेगी आपको, बिल्कुल अभी मैं आपको देखो चित्र दिखा रहा था, एक बार चित्र देख लेते हैं। ये आपके सामने गर्म और ठंडी धाराएं दोनों देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, ये आपके सामने चित्र है। देखो, ये जो कुछ कुछ पिंक कलर की जो धाराएं आपको दिख रही है, ये गर्म धाराएं हैं, और जो ये कुछ नीले कलर की धाराएं हैं, ये ठंडी धाराएं हैं। तो देखो, ये हमारा बीच में इक्वेटर है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य अक्षांश, इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बीचों बीच नहीं आ पा रहा। चलिए आप समझ जाना है, हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। तो चूंकि 0 डिग्री अक्षांश पर जो सूर्य है उसकी किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहां पर तापमान अधिक रहता है। हमने पढ़ा है यहाँ पर डोलरम एरिया पाया जाता है। तो लगभग लगभग इस भूमध्य अक्षांश से जो रेखाएं, जो धाराएं बहती हैं, वो गर्म धाराएं होती हैं।
जैसे आप देख सकते हैं ये सारी पिंक धाराएं हैं, ये सारी गर्म धाराएं हैं, जो कि लगभग लगभग भूमध्य एरिया के आसपास ही है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली धारा है, जिसको ब्राजील की धारा बोलते हैं, और ये फिर ब्राजील की ठंडी धारा इधर से आ रही है। ये फिर ब्राजील की धाराएं हैं सारी लगभग लगभग। तो ये जो पिंक कलर की धाराएं हैं ये गर्म धाराएं हैं, और आप देख सकते हैं कि ये धाराएं लगभग लगभग हम भूमध्य रेखा के आसपास ही देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है तापमान। और जो नीले कलर की आप धाराएं देख रहे हैं, ये नीले कलर वाली, ये ठंडी धाराएं हैं। देखो ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, और जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। तो यही हमने देखने का प्रयास किया। तापमान के आधार पर समुद्र की धाराओं को दो भागों में बांट दिया। पहली है गर्म धाराएं। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर बहती है। उदाहरण की बात करें कौन कौन सी वो धाराएं हैं जो गर्म होती है, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है एक, जिसका नाम जो अटलांटिक महासागर में बहती है, और दूसरी है कुरोशियो धारा जो प्रशांत महासागर से बहती है। तो ये गर्म धारा है। और दूसरी ठंडी धारा की बात करते हैं, ये देखो ध्रुव क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहेगी। इसके बात करें उदाहरण की, तो लेब्राडोर की धारा है जो लेब्राडोर धारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है, और इसी पेरू की धारा को बोलते हैं हम्बोल्ट की धारा, जो ये भी प्रशांत महासागर में बहती है। तो तापमान के आधार पर समुद्री धाराओं को दो भागों में बांटा, गर्म धाराएं और शीतल धाराएं। अब दिशा के आधार पर जो समुद्र की धाराएं उनको देखते हैं। दूसरा जो हमने वर्गीकृत किया वो किया दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भी समुद्र की धाराओं को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग दक्षिणावर्त धाराएं, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा है वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में जो बहती हैं धाराएं, उसको कह दिया दक्षिणावर्त धाराएं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं उनको कह दिया वामावर्त धाराएं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज धाराएं। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? दिशा के आधार पर भी हमने समुद्री धाराओं को दो भागों में बांट दिया। एक तो उत्तरी गोलार्ध की धाराएं, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर मैंने दिखाया, ये जो ऊपर यहाँ पर बीचों बीच हमारा भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर हमें पता है दक्षिणी गोलार्ध है। देखो मैं फिर से यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, चलो थोड़ी सी मोटी सी करके खींचता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो ये ऊपर का एरिया कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो इस उत्तरी गोलार्ध की धाराओं को हमने कहा दक्षिणावर्त समुद्री धाराएं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में बहती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं हैं उनको कह दिया दक्षिणावर्त धाराएं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज धाराएं। तो ये हमने दिशा के आधार पर समुद्र की धाराओं को बांट दिया। मैंने शायद उल्टा बोल दिया आपको, दक्षिणावर्त धाराएं उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी और वामावर्त धाराएं दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी। तो दिशा के आधार पर समुद्र की दो धाराएं होती हैं, और तापमान के आधार पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अब देखो बात करते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। हालांकि मैंने आपको समझा दिया पीछे, एक बार फिर से मैंने लिस्ट बना के समझाया है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो समुद्रीय धाराएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो वही कारक जो हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे कि पवन, तापमान, लवणता, कोरियोलिस बल। तो एक लिस्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक छोटे छोटे फैक्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत मुख्य है। देखो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक आपके सामने है जिसका नाम है पवन अर्थात वायु। तो वायु जल को आगे धकेलती है, पहला कारण तो यह है। इस वायु के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? ये वायु जल को आगे की ओर धकेलती है, जैसे कि ट्रेड विंड्स, हमने उदाहरण पढ़ा व्यापारिक पवनें। समुद्र का जो जल होता है उसको आगे धकेलती है, क्योंकि व्यापारिक पवनें लगातार बहती रहती हैं। दूसरा जो कारक है महासागरीय धाराओं पर प्रभाव डालने वाला, वो है तापमान व घनत्व। देखो गर्म ठंडे जल के अंतर से ऊपर नीचे बहने लगता है पानी। और तीसरा कारण है लवणता। समुद्र में अगर पानी में लवणता अधिक होगी तो पानी भारी होगा, और भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा, और अगर लवणता कम होगी तो पानी हल्का होगा, वो ऊपर आएगा। तो भारी पानी नीचे जाएगा, हल्का पानी ऊपर आएगा, जिसके कारण एक धारा का निर्माण हो जाता है। तो एक लवणता प्रमुख कारक है समुद्रीय धाराओं को प्रभावित करने में। और चौथा कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल। इस घूर्णन बल के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। देखो यहाँ पर लिखा भी है कोरियोलिस प्रभाव, इसको हम काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कोरियोलिस बल को। और पांचवा कारक है वो है भू आकृति में तटीय रेखा। जैसे कि धाराओं के मार्ग में रुकावट आ गई, कहीं पे मोड़ आ गया, जिसके कारण धाराओं का निर्माण होता रहता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण और कुछ महाद्वीपीय अवरोध भी है
ये महासागरीय धाराओं के निर्माण में मुख्य रोल अदा करते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं का महत्व क्या है। देखो, सबसे पहला महत्व तो जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? गर्म धाराएं समीपवर्ती तटों को गर्म व आर्द्र बनाती हैं और ठंडी धाराएं तटों को ठंडा और शुष्क करती हैं। तो यही कारण है, जो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं होती है, जहां पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आपस में मिलेगी, वहां पर बहुत ज्यादा मछलियों का केंद्र पाया जाएगा। मछली व्यापार बहुत बड़े स्तर पर चलता है। देखो, यहाँ पर लिखा भी है, जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहां पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे मछली पालन में वृद्धि होती है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मछली पालन पाया जाता है? देखो, जापान का तट है, पेरू का तट है, ऑस्ट्रेलिया का भी तट है, जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं और वहां पर मछलियों के बहुत बड़े बड़े केंद्र पाए जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा महत्व है व्यापारिक नौवहन। अगर हम समुद्र की जो धाराएं हैं उनके हिसाब से चलना चलना शुरू कर दें, तो हमारा ईंधन कम खर्च होगा, क्योंकि समुद्र की धाराओं के साथ साथ हमारी जो नाव है, जो जहाज है, वो भी बहेगा। तो देखो, यहीं पर ये लिखा है, धाराओं का सही उपयोग करने से ईंधन व समय की बचत होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने समुद्रीय जो धाराएं हैं उनके महत्व को पढ़ रहे हैं। और जो चौथा महत्व है, वर्षा व मौसम पर प्रभाव पड़ता है समुद्र की धाराओं से। मानसून की तीव्रता, चक्रवात आदि इन्हीं कारण आते हैं, मतलब इनमें भी रोल होता है। और जो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसको मरीन इकोलॉजी कहते हैं, वह भी प्रभावित होता है समुद्रीय धाराओं से, क्योंकि पोषक तत्वों का वितरण पूरे समुद्र में फैल जाता है और जो समुद्री जीवों की विविधता है वो भी हमें बढ़ती दिखाई देती है। तो ये सब महत्व है सामुद्रिक जल धाराओं के। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, जो समुद्र की धाराएं हैं उसका मुख्य निष्कर्ष आप क्या कहेंगे 2 लाइनों में? महत्व या निष्कर्ष आप जो भी कह दीजिए। तो देखो, निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु, समुद्री जीवन और मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री जीवन और मानव जीवन का क्या मतलब हुआ? जैसे कि व्यापार, जैसे कि मछली पालन, जैसे कि नौवहन आदि में महासागरीय धाराओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हमें इनका ज्ञान अच्छे से हो जाएगा समुद्री धाराओं का कि किस समय बहेगी, तो इनके ज्ञान से भूगोल, मौसम विज्ञान और नौवहन में हमें बहुत सहायता मिलती है। अगर हमें अच्छे से पता हो जाए कि किस एरिया से किस दिशा से किस दिशा की ओर किस समय कौन सी धारा बहेगी, अगर किसी को जाना होगा तो अपनी नाव को या अपने जहाज को उस धारा के समानांतर आप चलाइए। आपका ईंधन भी नहीं लगेगा, आपकी बचत भी होगी। तो इसके ज्ञान से हमारा जो भूगोल, मौसम विज्ञान और नौवहन, उसमें बहुत आगे हम तरक्की करते चले जाएंगे या कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा समुद्री महासागर है धाराएं। हालांकि अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि हम पढ़ रहे थे भारतीय मॉनसून। तो इस भारतीय मॉनसून के संदर्भ में अब देखो, ये समुद्री धाराएं मुझे बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? इसका कारण है ये एल नीनो और ला नीनो। ये क्या है एल नीनो और ला नीनो? देखो, इसको समझ लेते हैं। देखो, ये प्रशांत महासागर में घटना घटित होती है जिसका नाम हमने रख दिया एल नीनो। और जब असामान्य जलवायु होती है उसको कहते हैं एल नीनो। असामान्य का क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब सामान्य रूप से भूमध्य रेखा प्रशांत में पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती है, जिससे गर्म जल पश्चिम प्रशांत महासागर में जमा रहता है। सामान्य रूप क्या है हवा चलने का? पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती है, और इस पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलने के कारण जो गर्म जल है वो प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, अर्थात जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, वहां पर गर्म जल रहता है। और जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां पर ठंडा जल रहता है। पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ये पेरू और इक्वाडोर आते हैं, इसके तट आते हैं। तो ये तो सामान्य घटना है। अगर सामान्य परिस्थिति होगी तो हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी और जो गर्म जल होगा समुद्रों का वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर जमा रहता है, और वहीं ठंडा जल पेरू और इक्वाडोर के तटों पर रहता है। यह है सामान्य परिस्थिति। लेकिन जब एल नीनो का समय आता है, असामान्य परिस्थिति होती है, तो व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है व्यापारिक पवनें कहाँ हमें मिलेंगी। ये कमजोर पड़ जाती है एल नीनो की स्थिति में, और जो गर्म जल है वो पश्चिम से खिसक कर पूर्व प्रशांत में आ जाता है। गर्म जल समुद्र का पश्चिम दिशा से खिसक कर पूर्व दिशा में आ जाता है,
और वहां का समुद्र सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। पूर्व दिशा का जो समुद्रीय जल है वो गर्म हो जाता है, जो कि ठंडा रहता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन एल नीनो की स्थिति में जो समुद्र का पूर्वी हिस्सा है, खासकर पूर्वी प्रशांत का जो हिस्सा है, वो गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म हो गया तो अब इसका क्या कारण होगा? इसका कारण ये होगा कि एक असामान्य परिस्थिति जन्म लेगी, जिसके कारण हमारा जो मौसम है, जो वर्षा है, बहुत कम हो जाएगी, सूखा पड़ने तक की नौबत आ जाती है। तो इस असामान्य परिस्थिति को हमने कह दिया एल नीनो। इस एल नीनो की उत्पत्ति के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखो आपके सामने है। एल नीनो आप समझ गए होंगे। इसकी उत्पत्ति का और प्रमुख कारण की हम बात करें, क्या क्या कारण है, तो देखो वो आपके सामने है। पहला कारण है व्यापारिक पवने। ये पहला कारण है व्यापारिक पवने, जो कि हमने जाना सामान्यतः पूर्व से पश्चिम में चलती है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये दिशा कमजोर हो जाती है, इनकी जो व्यापारिक पवने हैं ये कमजोर होने लगती है और कमजोर होकर रुक जाती है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि गर्म जल पूर्व की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पश्चिम प्रशांत सागर से गर्म जल पूर्व की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरा मतलब पेरू और इक्वाडोर के तटों पर। और जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी धाराओं का दबाव शुरू हो जाएगा, जिसको हम्बोल्ट या पेरू की धारा कहते हैं। ये ऊपर नहीं आ पाएंगी। जब ऊपर नहीं आ पाएंगी तो फिर जो वर्षा है वो बहुत कम हो जाएगी, या कहीं कहीं सूखा भी पड़ जाता है। तो आपको अगर सिंपल भाषा में याद रखना हो एल नीनो किसे कहते हैं, तो एल नीनो एक सिंपल सी घटना है। वो ये है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो कमजोर हो जाती है, और जो पवनों का प्रभाव है वो काफी कम हो जाता है, और जो समुद्र की धाराएं हैं, गर्म धाराएं ठंडी धारा की ओर बहने लगती है, जिसके कारण मानसून नहीं बन पाता है, वर्षा बहुत कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। देखो बात करते हैं एल नीनो का परिणाम या प्रभाव क्या होता है। तो देखो ये आपके सामने है। बात करते हैं वैश्विक प्रभाव की। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखा, और पेरू व इक्वाडोर में अधिक वर्षा होती है। भाई हमने देखा जो गर्म धाराएं हैं वो पेरू और इक्वाडोर की एरिया में चली जाती है, तो जब वहां पर गर्म धाराएं होंगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा वर्षा होगी पेरू और इक्वाडोर में। लेकिन जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर सूखे जैसी कंडीशन आ जाती है। एल नीनो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हर साल होगा, ये 5-6 साल में एक बार हो जाता है। इसको बोलते हैं एल नीनो। और तापमान में अचानक से वृद्धि हो जाती है कहीं कहीं पर, जिसके कारण असामान्य गर्मी हो जाती है इस एल नीनो के कारण। और ये मुख्यतः कहाँ होती है एल नीनो? अगर आपसे एक प्रश्न कोई और पूछ लिया जाए कि एल नीनो की घटना कहाँ पर होती है, तो ये होती है प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं एल नीनो। एल नीनो का हमने पहले देखा वैश्विक प्रभाव जो चक्रवाती है, उसके बाद हम देख रहे हैं चक्रवाती गतिविधियां, ये भी सब एल नीनो के कारण ही बदल जाती है। जैसे कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर में चक्रवातों की संख्या में तीव्रता और परिवर्तन आता रहता है। और भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है एल नीनो का? देखो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है, पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा। सूखा भी पड़ सकता है इस एल नीनो के कारण, क्योंकि जो गर्म धाराएं हैं वो पेरू और इक्वेडर की ओर जाने लगती है। देखो मैं आपको अगर चित्र दिखाना चाहूँ, जो हमारा वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप पर देखो एक बार। आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका कहीं आपको दिख रहा है, दिखाई देगा। ये तो अफ्रीका का मैप है। ये जो चित्र मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, हाँ देखो यहाँ पर नाम कहीं नहीं लिखे हुए हैं। ये जो हमारा साउथ अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये इस दक्षिणी अमेरिका में आपको पेरू और इक्वाडोर नाम के देश मिलेंगे। तो जो समुद्र की धाराएं हैं वो इधर से इधर बहने लगती है। समुद्र की धाराएं, गर्म धाराएं इधर आने लगती है। तो जब गर्म धाराएं इधर चली जाएंगी तो वर्षा कैसे होगी? क्योंकि गर्म धाराएं होंगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, लो प्रेशर बनेगा, वायु ऊपर उठेगी और वर्षा होगी। तो यही कारण है जो भारत है वहां पर सूखा पड़ जाता है इस एल नीनो के कारण। समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो समुद्र पर भी प्रभाव ये पड़ेगा कि अपवेलिंग रुकने से जो धाराएं हैं, जो ठंडी धाराएं हैं, वो ऊपर नहीं आ पाती हैं, और जो मछलियों की संख्या वो कम हो जाती है। हमने भी पढ़ा जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है, वहां पर मछलियों का बहुत बड़ा केंद्र पाया जाता है। तो पेरू जैसे देशों में मछली उद्योग को नुकसान भी होता है इस एल नीनो के कारण, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा
गर्म धाराएं पहुंचने लगती है पेरू और इक्वाडोर में। देखो निष्कर्ष की बात करते हैं, एल नीनो का निष्कर्ष अगर कोई तुमसे एक लाइन में पूछ ले तो ये एक प्राकृतिक परिघटना है। सबसे पहली बात तो ये आपको ये याद रखनी होगी, एक प्राकृतिक परिघटना है एल नीनो। लेकिन इसका असर विश्वव्यापी जलवायु, वर्षा और कृषि, मत्स्य उद्योग आदि पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए मौसम विज्ञान की लगातार निगरानी इसकी करते रहते हैं। मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसकी निगरानी में लगे रहते हैं। तो एल नीनो प्रशांत महासागर की घटना है, प्राकृतिक घटना है। अब इसका एक उल्टा एक घटना और है जिसका नाम है ला नीना। ये एल नीनो का एकदम उल्टा है। अभी एल नीनो में हमने पढ़ा कि भारत में सूखा पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी। लेकिन ये जो ला नीना है, इस ला नीना के कारण भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। जो औसत वर्षा होती है उससे कहीं ज्यादा वर्षा होने लगती है ला नीना के कारण। ये क्या है ला नीना, इसको पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये लिखी है कि ला नीना एल नीनो की एकदम उल्टा है, उल्टा प्रभाव डालती है। और यह भी प्रशांत महासागर की जलवायु से जुड़ी है। यह भी एक प्राकृतिक घटना है। और सामान्य वर्षों में जो स्थिति होती है ला नीना में, वही स्थिति और अधिक मजबूत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य वर्षा होती है ला नीना के समय वो वर्षा बहुत अधिक हो जाती है। एल नीनो में उल्टा होता है, एल नीनो के समय वर्षा कम हो जाती है, सूखा हो जाता है। और ला नीना के समय जो वर्षा है वो सामान्य से अधिक होती है। देखो यहाँ पर मतलब करके लिखा है, मतलब ये लिखा है कि जो व्यापारिक पवनें हैं सामान्य से ज्यादा तेज हो जाती हैं। ला नीना में तो क्या होगा, एल नीनो में क्या होगा, व्यापारिक पवनें कमजोर होंगी, लेकिन ला नीना में व्यापारिक पवनें मजबूत होंगी। और इस ला नीना में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें समुद्र का पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत सागर जो हमारा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तट उसके एरिया आते हैं, वहां पर पानी और अधिक गर्म होगा। और जब पानी जितना गर्म होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, उतनी ज्यादा वर्षा होगी। और इसका उल्टा जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, जैसे कि पेरू और इक्वाडोर के जो तट हैं, उसका जल ज्यादा ठंडा हो जाता है और वहां पर वर्षा कम होती है। तो हमने दो घटनाओं को याद रखना है, एक है एल नीनो और दूसरा है ला नीना। एल नीनो के कारण पेरू और इक्वाडोर के तटों पर बहुत भयंकर वर्षा होती है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वर्षा होती है, सूखा आ जाता है। वहीं ला नीना के कारण पेरू और इक्वाडोर में कम वर्षा होती है, ठंडी धाराएं बहती उधर। और ला नीना के कारण जो हमारा भारत देश है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया है, यहाँ पर गर्म धाराएं और ज्यादा गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। देखो यहाँ पर मैंने फिर से एक सारणी बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है ला नीना की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो व्यापारिक पवनों का अधिक तेज हो जाना पहला कारण ये, और जिसके कारण जो जल है वो गर्म हो जाता है। और ठंडी धाराओं का ऊपर आना, जैसे कि पेरू और इक्वाडोर में हमने देखा। तो हमें दो घटना याद रखनी है, एक ला नीना और एक एल नीनो। बात करते हैं इसके प्रभाव की, परिणाम की। तो वैश्विक परिणाम इसका ये होगा कि पूर्वी प्रशांत जैसे कि पेरू और इक्वाडोर, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है और ठंडा मौसम होता है ला नीना में। एल नीना में इसका उल्टा रहता है। और अभी हम कर रहे हैं बात ला नीना की, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा बारिश व बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और वहीं उत्तरी अमेरिका में ठंडी सर्दियां व तूफानों की संख्या में बदलाव देखने को मिलता है इस ला नीना परिघटना के कारण। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा ला नीना। अब देखो भारत पर प्रभाव, भारत में भी जो मानसून है वो मजबूत होता है, मैंने आपको बताया था। ज्यादा बारिश की संभावना रहती है और कभी कभी बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है इस ला नीना के कारण। बात करते हैं समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठंडी धाराओं के ऊपर आने से पेरू जैसे क्षेत्रों में पोषक तत्व अधिक देखने को मिलते हैं, मछली उद्योग को फायदा होता है। ये हमारा समुद्र जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसका ला नीना का। देखो दोनों की तुलना मैंने फिर से आपको करके दिखाई। एक तरफ मैंने लिखा ला नीना, एक तरफ लिखा एल नीनो। दोनों में अंतर आप समझ जाना यहीं से, आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। देखो जो एल नीनो है और जो ला नीना है उनमें दोनों में अंतर क्या है, बस ये समझ लेते हैं और फिर हमारे दोनों टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो जो एल नीनो है, बात करते हैं सतही जल। जो एल नीनो की स्थिति है, इसकी स्थिति में पूर्वी प्रशांत में जो गर्म है वो पानी गर्म हो जाता है, मतलब जो धारा है वो गर्म हो जाती है। और ला नीना की स्थिति में पूर्वी प्रशांत में पानी ठंडा रहता है। व्यापारिक पवनें एल नीनो के समय कमजोर होती हैं और व्यापारिक पवनें ला नीना के समय तेज होती हैं। भारत का मानसून एल नीनो के समय कमजोर होता है या सूखे जैसी स्थिति आ जाती है
और भारत का मानसून ला नीना के समय मजबूत होता है, अर्थात अधिक वर्षा होती है। मछली उद्योग को एल नीना के समय नुकसान होता है और ला नीना के समय फायदा होता है। तो ये मैंने आपको दोनों की तुलना करके बताई, एल नीनो और ला नीना की। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखो, विक्षोभ का मतलब है डिस्टरबेंस। तो ये है क्या? देखो, एक प्रकार की ये चक्रवाती मौसम प्रणाली है जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और ये भूमध्य सागर के क्षेत्र में उत्पन्न होती है। देखो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ मूल रूप से एक प्रकार की चक्रवाती मौसम प्रणाली है। चक्रवाती मौसम प्रणाली है पश्चिमी विक्षोभ। आगे, यह भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, अर्थात पाकिस्तान और जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां तक पहुंच जाती है। इससे क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों के समय अधिक ये सक्रिय रहता है, सामान्यतः सर्दियों में सक्रिय रहता है। इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां और कैसे होती है। देखो, भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब ठंडी और गर्म धाराएं आपस में टकराएंगी तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है और वहां से यह चक्रवाती प्रणाली पश्चिमी पवनों के साथ चलकर ईरान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और भारत में प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। और जब ईरान, पाकिस्तान के होते हुए ये भारत में प्रवेश करेगी तो हम देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ का। तो देखो आपके सामने है, सर्दियों में जो सर्दियों की बारिश है वो उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में हल्की से मध्यम स्तर की होती है सर्दियों में। बात करें इसके कारण बर्फबारी होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पहाड़ियों के क्षेत्र में बर्फबारी होती है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण रबी की फसलों के लिए लाभ भी होता है, जैसे कि गेहूं की फसल होती है, गेहूं के साथ सरसों की फसल होती है, चना की फसल होती है। आपको पता है कि रबी की फसल और जायद की फसल, खरीफ की फसल, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? हम बात कर रहे हैं रबी की फसल। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण रबी की फसलों को फायदा होता है, जैसे कि गेहूं को बहुत फायदा होता है क्योंकि बारिश होती है, बारिश से गेहूं में नमी आती है। रबी की फसल में जैसे कि चना आता है, जैसे कि सरसों आता है। तो इन सभी फसलों को इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे भारत में फायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज ओलावृष्टि होती है या अधिक वर्षा भी होती है, जिसके कारण फसलों को नुकसान हो जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, इसका हमने भारत पर प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। देखो, महत्व ये है कि रबी की फसलों जैसे कि गेहूं, चना और सरसों, इसके लिए नमी उपलब्ध कराती है, अर्थात फायदे के लिए होती है। वही हिमालय नदियों के जलस्तर को बनाए रखती है और सर्दियों के मौसम को ठंडा और नम बनाए रखती है। ये इसका महत्व है। इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के सर्दियों के मौसम का एक महत्वपूर्ण घटक है। बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है। सर्दियों के समय भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है जो कि एक प्राकृतिक घटना है जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद होता है। इसके कारण कुछ फायदे होते हैं, कुछ लाभ भी होता है, वो हमने अभी दोनों देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारा पश्चिमी विक्षोभ था। अब हम चलते हैं, ये हमने 3-4 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एक तो समुद्रीय धाराएं देखी, एल नीनो घटना देखी, ला नीना घटना देखी और पश्चिमी विक्षोभ देखा। अब इन चारों घटनाओं के आधार पर टॉप 30 प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आपके लिए क्या होगा। ये आपके सामने पहला प्रश्न है। देखो, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न एल नीनो घटना पर आधारित है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए एल नीनो किस महासागर से जुड़ी घटना है। तो बताइए किस महासागर से जुड़ी घटना है एल नीनो? इसको बताना पड़ेगा क्या? कौन से महासागर में ये घटना घटती है? तो ये घटती है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो एल नीनो घटना है वो प्रशांत महासागर में घटती है। क्वेश्चन नंबर 2, एल नीनो किस समय पूर्वी प्रशांत का जल कैसा हो जाता है? एल नीनो के समय पूर्वी प्रशांत का जल कैसा हो जाता है? तो बताइए। असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तभी तो जो पेरू और इक्वाडोर है वहां पर अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एल नीनो के समय व्यापारिक पवनें कैसी हो जाती हैं? बताइए एल नीनो के समय व्यापारिक सब पवनें कमजोर होंगी या तेज होंगी या मजबूत होंगी? क्या होगा? तो कमजोर हो जाएंगी।
भाई व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण समुद्र का जो पानी है वो जो पेरू और इक्वाडोर के तट है वहां पर गर्म होने लगता है, क्यों उड़ो नहीं मतलब इधर नहीं आ पाता। तो आपसे एक लाइन में पूछा गया है कि ये बताइए, जो व्यापारिक पवनें हैं एल नीनो के समय कैसी होती हैं, तो कमजोर होती हैं। चलिए, मुझे लगता है वो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा हम प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। एल नीनो किस शब्द से जुड़ा है? देखो, ये मैंने आपको नहीं बताया था ये प्रश्न, तो आप इसको याद रख लीजिए। ये एक स्पेनिश शब्द है एल नीनो, और इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। एल नीनो का अर्थ है छोटा बच्चा, स्पेनिश से लिया गया है एल नीनो, इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एल नीनो किस देश के तट के पास पहली बार पहचाना गया? तो बताइए वो कौन सा देश है जहां पर एल नीनो पहचाना गया? तो वो पहचाना गया पेरू। पेरू के तट पर एल नीनो पहली बार पहचाना वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एल नीनो के समय अपवेलिंग क्या होता है? तो देखो, अपवेलिंग क्या होता है? अपवेलिंग होता है रुक जाता है या कम हो जाता है, जो पानी है, जो दबाव है, वो रुक जाता है या कम हो जाता है, इस अपवेलिंग का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, एल नीनो का भारत पर सामान्य प्रभाव क्या है? तो बताइए भारत पर सामान्य प्रभाव एल नीनो का क्या होगा? वो होगा मानसून कमजोर हो जाएगा या सूखा पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछा है, ईएनएसओ। ईएनएसओ की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म ये है, सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो, ये एल नीनो है, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा है, किस वर्ष एल नीनो की वजह से 1997 से 98 में वैश्विक तापमान बढ़ा? जी हाँ, बहुत बड़ी घटना हुई थी 97-98 में, और यही पूछा गया कि कौन सा वो वर्ष था, वैश्विक तापमान काफी बढ़ गया था। तो वो था ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो मतलब उत्तर ही दिया गया है, यहाँ पर ये किस वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर ये नहीं देना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, 1997 से 1998 के बीच में। एल नीनो के समय पेरू में क्या होता है? बताइए, एल नीनो के समय पेरू में क्या होगा? भारी वर्षा और बाढ़ होगी कि नहीं, या बर्फबारी, ठंडी लहर, या सूखा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? भारी वर्षा और बाढ़ जैसे हालात एल नीनो के समय हो जाते हैं, जबकि हमारे देश में एल नीनो के समय बहुत कम वर्षा या सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। एल नीनो समुद्री जीव जंतुओं को कैसे प्रभावित करता है? तो बताइए कैसे प्रभावित करता है? मछलियां बढ़ती है क्या? नहीं, मछलियां कम होती है एल नीनो के समय। ला नीना के समय मछलियों को बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, एल नीनो घटना किस मौसम विज्ञान क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? तो बताइए किस मौसम विज्ञान क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? मॉनसून पूर्वानुमान एल नीनो की घटना से हमें लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, एल नीनो से जुड़ी सदर्न ऑक्सीलेशन किसके बीच दाब का उतार चढ़ाव है? तो बताइए किसके बीच दाब का उतार चढ़ाव है? ऑस्ट्रेलिया और पेरू। ऑस्ट्रेलिया और पेरू। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में हमसे पूछा गया है कि एल नीनो किस प्रकार की घटना है? तो ये तो महासागरीय घटना है, अभी हम जब से यही तो बात कर रहे हैं, भूकंपीय नहीं है। भारत के कौन से क्षेत्र में एल नीनो का सबसे ज्यादा असर पड़ता है? तो बताइए कौन सा क्षेत्र है भारत का जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? पूरे देश के मानसून पर असर पड़ता है एल नीनो से, आपको याद रखना होगा। एल नीनो से भारत के पूरे पूरे मानसून क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, एल नीनो से किस फसल को नुकसान होता है? तो कौन सी फसल है जिससे नुकसान होगा? वो होगा खरीफ की फसल। ला नीना से रबी की फसल को फायदा होता है, और एल नीनो से खरीफ की फसल को नुकसान भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस संगठन द्वारा ईएनएसओ की निगरानी की जाती है? तो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा ईएसओ की निगरानी करी जाती है? एक संगठन है जिसका नाम है WMO, अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईएनएसओ, इसकी निगरानी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एल नीनो के समय समुद्री जल का तापमान क्या हो जाएगा? तो बताइए एल नीनो के समय जो समुद्री जल है उसका तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, 2015-16 का एल नीनो कैसा था? तो बताइए 2015-16 का एल नीनो कैसा था? रिकॉर्ड तोड़ मजबूत था, यानी कि बहुत ज्यादा पेरू में भयंकर बारिश हुई, और जहां पर सूखा पड़ा, जैसे कि भारत देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इंडोनेशिया, यहाँ पर वर्षा बहुत नाम मात्र के लिए हुई, बहुत कम हुई, और पेरू पे रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई, पेरू और इक्वाडोर के जो तट हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, एल नीनो की वजह से भारत में क्या होगा? तो बताइए क्या होगा एल नीनो की वजह से? मानसून में कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी। मानसून का कमी होने का मतलब है
कि वर्षा बहुत कम होगी या सूखे जैसी हालात बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये जो 5 प्रश्न आपके हैं ये ला नीना के आधार पर है। देखो पहला प्रश्न पूछा गया है ला नीना किसे कहते हैं, तो ला नीना किसे कहेंगे, बताइए। ला नीना एल नीनो का उल्टा प्रभाव है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि ला नीना के समय पूर्वी प्रशांत का जल कैसा हो जाता है, तो बताइए पूर्वी प्रशांत का जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाएगा कि नहीं। पश्चिमी प्रशांत का जल गर्म हो जाएगा, जिसके कारण हमारे देश में भयंकर बारिश होती है, अच्छा मानसून होता है, मजबूत मानसून होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत जैसे देशों में। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा है कि ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या असर होता है, तो बताइए ज्यादा मजबूत होगा, अधिक वर्षा होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ला नीना के समय मछली पालन का क्या होता है, तो मछली पालन भी मजबूत होगा ला नीना के समय। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ला नीना के समय व्यापारिक पवनें कैसी होती हैं, तो व्यापारिक पवनें कमजोर होंगी, तेज होंगी या बदल जाती हैं या बहुत तेज होंगी, तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल नीनो के समय जो पवनें हैं वो कमजोर होती हैं और ला नीना के समय व्यापारिक पवनें तेज होती हैं, मजबूत होती हैं। चलिए अगले 5 प्रश्न देखते हैं जो कि पश्चिमी विक्षोभ पर आधारित है। पहला प्रश्न आपके सामने है पश्चिमी विक्षोभ के आधार पर। देखो प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बताइए कहाँ से उत्पन्न होगा पश्चिमी विक्षोभ। हमने बहुत डिटेल में आपको बताया, भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जो कि ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत में आता है, सर्दियों के समय आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 27 में कहा है पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस मौसम में सक्रिय रहता है। अभी तो मैंने बताया आपको, शीतकाल में सक्रिय रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है पश्चिमी विक्षोभ का सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, तो बताइए कौन सी फसल है जिससे पश्चिमी विक्षोभ से फायदा होता है। पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी फसल को फायदा होगा, रबी की, खरीफ की या पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल को फायदा होगा या खरीफ की फसल को फायदा होगा। कितनी बार हमने पीछे भी उदाहरण दे के भी बताया था, ये आपका काम है। बताइए कौन सी वो फसल है जिससे पश्चिमी विक्षोभ में फायदा होगा। मैं आपको प्रश्न पढ़ा देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की प्रणाली है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सुनामी या ज्वालामुखी। आप बताइए किस प्रकार की प्रणाली है। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में बर्फबारी कराते हैं। तो ये आपका काम है फ्रेंड्स, ये 3 प्रश्न आपके उत्तर ढूंढना। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।